मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। ये आग इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी है। ये बिल्डिंग MTNL की बताई जा रही है। आग की वजह से इस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा अफराद फंसे हुए थे। राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने अब तक कई अफराद की जान बचा ली है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। सालों में अगर आप देखेंगे तो करीब 53,333 आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 666 लोग मारे गए हैं, 404 पुरुष हैं, 236 महिलाएं हैं, 25 बच्चे हैं और 5 अग्निशमन दल के कर्मचारी हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा जो घटनाएं देखेंगे जिस कारण से होती है, 35,000 से जो ज़्यादा घटनाएं हुई हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। वहीं 12,000 घटनाएँ गैस लीकेज की वजह से, फायर सिलेंडर की वजह से हुआ है और करीब 13,000 घटनाएं जो अन्य रीजनों की वजह से हुआ है। तो मुंबई में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो घटनाएं हो रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रही है। तो इस पे लोगों को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उनको ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा अप्लाइंसेस यूज करना चाहिए जिससे आग लगने की संभावना कम हो, और उनको टाइम टू टाइम उनके जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं, वायरिंग है, उसकी भी ऑडिट कराना चाहिए। तब जाके मुंबई में इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सर्वेश बराह रास्त इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल मनोजा जी, इस MTNL की इमारत की तस्वीर सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस टेरेस पर फंसे हुए लोग कुछ तकरीबन 20 मिनट पहले दिखाई दे रहे थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अब वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर इस पूरी इमारत को लेकर अगर जानकारी आपको दें, क्योंकि कुछ 10 मिनट पहले कुछ MTNL में काम करने वाले कर्मचारियों से हमारी रूबरू बातचीत हुई। उनके मुताबिक ये 9 की 9 मंजिला जो इमारत है पूरी तरह से MTNL विभाग की है, और इस इमारत के अंदर तकरीबन 10 से 12 जो क्वार्टर हैं वो अधिकारियों के रहने के लिए भी हैं। तो तकरीबन इस MTNL की इमारत में 250 कर्मचारी काम करते थे, और दोपहर 2 बजे से 3 बजे का जो वक्त इनका होता है वो लंच का टाइमिंग होता है। और इसी लंच की टाइमिंग यानी 3 बजे के आसपास तीसरी मंजिल पर एक AC का जोरदार धमाका हुआ था, और उसी धमाके के बाद आग लगने की जो पूरा प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हुई। ये हम नहीं बल्कि हमसे जिन MTNL के कर्मचारी जो जैसे ही उन्होंने धमाके की आवाज सुनी वो सीधे नीचे की तरफ भागकर निकले और सुरक्षित बाहर निकले, उन्होंने बताया। उसके अलावा तीसरी मंजिल को छोड़े, चौथी मंजिल से लेकर 9वीं मंजिल की बात करें, उन्हें जब इस बात का पता चला कि उन्हें कुछ धुएं के स्मेल जैसे कुछ पता चला, तो वो नीचे आने के बजाय, क्योंकि सीढ़ियों की तरफ वो आए जरूर थे चौथी मंजिल की तरफ, लेकिन उन्हें काला काला धुआं दिखाई दिया, तो वो ऊपर की तरफ जाना उन्होंने अच्छा समझा और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते टेरिस की तरफ चले गए। और जो जानकारी महानगर पालिका की तरफ से मुहैया कराई गई उसके मुताबिक 100 के करीब जो लोग ऊपर फंसे थे, उनमें तकरीबन 40 के करीब महिलाएं थी और 60 के करीब पुरुष थे। जिस तरह से मुंबई दमकल विभाग की टीम ने एक एक करके तमाम कर्मचारियों को नीचे सुरक्षित रूप से उतारा, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। MTNL के तमाम जितने भी पुरुष कर्मचारी थे उन्होंने सबसे पहले, और जितनी भी महिला कर्मचारी थी उनको सबसे पहले सुरक्षित तरीके से लेडर के जरिए नीचे सुरक्षित निकालने का जो एक अंजाम था उसको अंजाम दिया। उसके बाद खुद पुरुष जितने कर्मचारी थी वो लेडर के जरिए पूरी तरह से बाहर सुरक्षित निकल आए। अभी तक इस पूरी घटनाक्रम में किसी के भी हताहत होने की कोई भी समाचार जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं मुहैया करवाई गई है, लेकिन एक गंभीर बात जरूर है कि आखिरकार MTNL की इस पूरी इमारत में आग तीसरे फ्लोर पर लगी कैसे। हालांकि कर्मचारियों के मुंह से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक AC ब्लास्ट की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन जांच की प्रक्रिया जरूर बनती है कि आखिरकार आग लगी कैसे। कर्मचारियों ने यहां तक बताया कि इस पूरी इमारत में वायरिंग का जो एक पूरा उपक्रम है, क्योंकि MTNL की इमारत है, फोन का पूरा एक्सचेंज सेंटर ही है, तो यहाँ पर एक वायरिंग का जो है पूरा एक बड़ी तादाद कह सकते हैं, पूरी इमारत में पूरी तरह से वायरिंग जो है वो गिरा हुआ है। वो उस तक ये आग की लपटें पहुंची, और तब कहीं जाके जो काला धुआं जब सबसे बड़े तादाद में जो निकल रहा था, वो काला जो धुआं जो था वो वायरिंग का था। अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मनोजा जी, लेकिन अब कह सकते हैं कि इस आग की घटना पर मुंबई दमकल विभाग की टीम ने काबू पूरी तरह से पाया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया है। अभी तक रिपोर्ट किसी भी तरह के हताहत होने की नहीं बताई गई है। बिल्कुल सर्वेश, बहुत बड़ी कामयाबी है ये फायर ब्रिगेड अमले की कि तमाम लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। बेहद शुक्रिया आपका।
मुंबई में एक बार फिर रफ्तार का कहर टूटा है। एक तेज रफ्तार स्कॉडो कार ने सड़क से गुजर रहे 6 अफराद को रौंद डाला। ये दर्दनाक हादसा नवी मुंबई में पेश आया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। नाजरीन, आपको बता दें कि मुंबई में तेज रफ्तार कार की वजह से एक बहुत ही बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 4 लोगों को टक्कर लगी है। मुंबई के आपको बता दें नवी मुंबई में यह हादसा पेश आया है, जिसमें स्कॉडो कार ने सड़क से गुजर रहे 6 अफराद को रौंद डाला है। हादसा नवी मुंबई में पेश आया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो कि तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। औरंगाबाद में शरपसंदी का एक और वाकया पेश आया है। कार में सवार 4 शरपसंदों ने एक बाइक सवार नौजवान और उसके साथी को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। ये वाकया रात में बजरंग चौक इलाके में पेश आया है, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए हैं। इस मामले में चारों मुलजमीन को JMFC कोर्ट में पेश किया गया, जहां फाजिल जज PH जोशी ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। तमाम मुलजमीन इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा हैं। औरंगाबाद शहर इन दिनों शरपसंदों के निशाने पर है। शरपसंद भीड़ ने बीती शब बजरंग दल चौक पर 2 मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया। नौजवानों के साथ मारपीट की गई, वहीं उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। औरंगाबाद के आजाद चौक पर हुजूमी तशद्दुद। बजरंग दल चौक इलाके में 2 मुस्लिम नौजवानों को शरपसंदों ने बनाया निशाना। नौजवानों से जबरदस्ती लगवाए गए जय श्री राम के नारे। शरपसंदों के हौसले बुलंद, उठ रहे हैं नज्मो नस्क पर सवाल। सिडको पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई का दिलाया यकीन। होटल भी जा रहा था, तो जाते वक्त एक कार वाले ने मुझे रिटर्न बुलाया और मुझे बुला के पूछा कहाँ जा रहा है। बोला ऑर्डर लेने जा रहा। तो क्यों बोले, ऑर्डर लेने जा रहा तो क्यों, तो फिर बोले जय श्री राम बोल बोले। मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, बोले तो मारूंगा। जय श्री राम बोला, वहाँ से निकल गया। इस वाक़े से मुस्लिम तबके में नाराजगी पाई जा रही है। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कार्रवाई का यकीन दिलाते हुए कहा कि शहर का अमन खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस CCTV कैमरे में कैद मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ है। वहीं MIM की लीगल सेल टीम ने औरंगाबाद के शहरियों से अमन की अपील की है। इनको 3-4 आदमियों ने, जो कि एक सफ़ेद गाड़ी में बैठे हुए थे, इन्होंने अपने पास बुलाया, इनको कुछ गाली गलौज किया और इनसे कुछ नारे लगाने को बताया, जो कि ऑब्जेक्शनेबल था। हम इसके बारे में FIR दाखिल करके गंभीर कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद कुछ लोग आज़ाद चौक के पास जम गए थे, उनको हटाने के लिए पुलिस फोर्स गई। कुछ लोगों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार भी किया है। इस मामले ये शहर के अंदर पिछले 3 दिनों के अंदर ये दूसरा वाक़या है। 2 दिन पहले इसी मतलब पूरी तरीके से डिटो जिसको हम कहेंगे, एक वाक़या बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके के अंदर हुआ। उसके अंदर भी अभी कार्रवाई जारी थी कि 2 दिन के बाद ये हुआ है। हम समझते हैं कि शहर के अंदर कुछ लोग हैं जो शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। औरंगाबाद में इससे पहले भी मुस्लिम नौजवान इमरान पटेल के साथ शरपसंदों ने मारपीट की थी, लेकिन कार्रवाई न होने की वजह से शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। असेंबली इलेक्शन की आमद है। सिटिंग अराकीन असेंबली अभी से तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। मालेगांव सेंट्रल हल्के असेंबली के रुकन आसिफ शेख रशीद ने अपनी 5 साला कारकर्दगी का जायजा अवाम की अदालत में पेश किया है। इस सिलसिले में एक गैर सियासी जलसा मालेगांव हाई स्कूल के वसीओ अरीज ग्राउंड पर मुनक्किद किया गया था। इस दौरान आसिफ शेख ने शहर भर में उनके MLA शिप के दौरान तामीर हुए कामों की तफसीलात बताकर अवाम से राय मांगी कि वो होने वाले असेंबली इंतखाब में हिस्सा लें या नहीं।
सोचिए, जब आम लोगों की हिफाजत पर मामूर पुलिस वालों के घर ही महफूज नहीं रहे तो अवाम की हिफाजत पुलिस के जरिए किस मुंह से की जाएगी। जी हां, आकुला में पुलिस सब इंस्पेक्टर राजेश जोश के घर चोरों ने न सिर्फ पैसे और जेवरात पर हाथ साफ किया बल्कि उनकी ड्यूटी रिवॉल्वर भी ले उड़े। इस मामले के बाद शहर में सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अक़लियती तलबा की तालीमी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमें काम कर रही हैं। उसी के तहत प्रभनी में मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा तालीमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तलबा को कैरियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में तफसीली रहनुमाई की गई। उसके अलावा इस साल नीट के इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीत भी पेश की गई। परभनी में मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से बी रघुनाथ सभागृह में एक रोजा तालीमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कोशिश 2019 के उन्वान से मुनक़िदा वर्कशॉप में नागपुर से माहिरीन तालीम को मदऊ किया गया था। मुक़र्रिरीन ने अपने अपने अंदाज में तलबा की तालीमी रहनुमाई की, खासतौर पर करियर के मुख्तलिफ मौक़ों के बारे में जानकारी दी गई। हमेशा मेमन मर्चेंट एसोसिएशन जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है मुनक़्क़द करता है ताकि तालीमी बेदारी जो है आज मुसलमानों के अंदर और माइनॉरिटीज़ के अंदर जो है लाई जाए, ताकि जो है वो तालीम के ज़रिए से ही जो है माहौल को बदला जा सकता है। तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ स्कीम्स पर रहनुमाई किया और उसी के साथ साथ टीचर्स का भी वर्कशॉप लिया, जिसमें हमने हुकूमत से मिलने वाली मुख्तलिफ वज़ाइफ या स्कॉलरशिप पर रहनुमाई की। और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के वर्कशॉप और सेमिनार्स मुख्तलिफ सिटीज़ में ऑर्गेनाइज़ करें ताकि हुकूमत के जो स्कीम जो हुकूमत माइनॉरिटीज़ पर ख़र्च करना चाहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ फ़ायदा उठाए। तालीमी रहनुमाई का ये प्रोग्राम 2 सेशन पर मबनी था। पहले सेशन में तलबा की रहनुमाई की गई, जबकि दूसरे सेशन में असातिज़ा की रहनुमाई की गई। प्रोग्राम के दौरान वो तलबा जिन्होंने इस साल नीट के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की, इनकी सताइश की गई और इन्हें तहनीत पेश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परभनी से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। आकुला में देश बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने दस्तूर और मुल्क की हिफाजत के लिए इत्तेहाद को अहम करार दिया। मुल्क में मॉब लिंचिंग के नाम पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने अकोला में जमकर हमला बोला। इस दौरान इन्होंने मुल्क में भाईचारे की फजा को कायम करने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। साथ ही दस्तूर हिंद के बका के लिए मुल्क के बाशिंदों को आगे आने की सलाह दी। जब हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे तो उस वक्त अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे। इस मुल्क में हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। याद रखना नौजवान साथियों, आज दाढ़ी और टोपी पहनकर चलना इस मुल्क में दुश्वार हो गया है। मैं बहुत धीरे समझता हूं उन लोगों को जो आज अकेले दाढ़ी और टोपी पहनकर और कुर्ता पजामा पहनकर कहीं सफर करते हो, नहीं मालूम वो घर से जा रहे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। देश बचाओ दस्तूर बचाओ को उन्वान से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में अकोला के मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। अक़लियतों के साथ साथ दीगर पसमानदा फ़िरक़ों की बदहाली पर भी रोशनी डाली गई। इंतखाबी माहौल को देखते हुए अबू आसिम आज़मी ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी अकोला की सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने जा रही है। मकसद समाजवादी पार्टी को अकोला शहर के अंदर लोगों तक पहुंचाना, और अकोला एक ऐसा शहर है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहां का समाजवादी पार्टी के पास वोटर यहां पर हैं। आने वाले असेंबली के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी यहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और वहां चुन कर आए, ये हमारी कोशिश है। हम पहले कोशिश करेंगे अलायंस की, अगर तमाम सेकुलर पार्टियाँ इकट्ठा आती हैं ताकि वोटों का बिखरा ना हो, और अगर अलायंस नहीं होता तो अकोला की सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अगरचे अबू आसिम आज़मी के इस प्रोग्राम को बज़ाहिर तो मुल्क और दस्तूर की हिफाजत के लिए एक कोशिश का नाम दिया गया है, ताहम इसी मंच से आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी ज़मीन हमवार करने की भी कोशिश की गई। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आज़मी की इन कोशिशों से अकोला में समाजवादी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक का सियासी बहरान आखिरी मरहले में, असेंबली का इजलास अब भी जारी। स्पीकर ने आज ही अक्सरियत साबित करने के लिए कहा।
बेंगलुरु में सोशल हीरो अवार्ड 2019 का ऐलान, मुल्क के 4 मारूफ समाजी कारकुनों को दिए जाएंगे अवार्ड। रायचूर का वक्फ चैरिटेबल एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तज़ीन नौ का काम जारी, गरीब खानदानों को मयारी तिबी सहूलतें फराहम करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम आई है आगे। गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी कर्नाटक का सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी असेंबली के ऐवान में बहस और मुबाहिस का सिलसिला जारी है। इस दौरान स्पीकर रमेश कुमार ने सख्त हिदायत दी है कि आज ही तहरीक एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए। वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने एतमाद का वोट हासिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा है, लेकिन स्पीकर ने मजीद वक्त देने से इनकार किया है। दूसरी जानिब बीजेपी ने बार बार मुतालबा किया है कि तहरीक एतमाद के लिए वक्त मुतय्यन किया जाए। अब भी असेंबली का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी एतमाद का वोट लिए बगैर इस्तीफा दे सकते हैं। वज़ीर आला कुमारस्वामी अपना विदाई खिताब कर सकते हैं, लेकिन अब तक वज़ीर आला कुमारस्वामी इस्तीफा देंगे या नहीं, या फिर एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे, तस्दीक नहीं हो पा रही है। असेंबली में मौजूद अरकान की तादाद इस वक्त 205 है। अक्सर साबित करने के लिए 103 अरकान की तायीद जरूरी है, लेकिन कांग्रेस और JDS के पास सिर्फ 99 अरकान ही है, जबकि बीजेपी के पास 105 अरकान मौजूद है। असेंबली इजलास से 20 MLAs गैर हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रूफ बराह रास्त इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे, असेंबली की कार्रवाई जारी है, इससे पहले स्पीकर से कुमारस्वामी मिले थे, वक्त मांगा था, लेकिन स्पीकर ने साफ कर दिया है कि तहरीक की जो राइट टू वोट है ट्रस्ट का, वो आज ही होना है, उसमें मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। जी देखिए, 10 मिनट के वक्फे के बाद ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हो रही है और काफ़ी हंगामा खेज ये कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि स्पीकर ने कहा है कि आज ही फैसला होना चाहिए। हालात कुछ यही कह सकते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। कर्नाटक असेंबली का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि भरपूर जो है इस वक्त कशमकश जारी है। जंग, एक तरह से सियासी झड़प इस वक्त आज भी देखने को मिली है और आइंदा भी देखने को मिल सकती है। हालांकि HD कुमारस्वामी इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है, कई MLAs अभी भी ऐवान में हाजिर हैं। चंद वक्फा दिया गया है, एक छोटा सा 10 मिनट का वक्फा दिया गया है, दोबारा कार्रवाई शुरू होगी और देखना यह होगा कि कुमारस्वामी क्या फैसला लेकर ऐवान में हाजिर होते हैं। इस वक्त कुमारस्वामी अकेले तन्हा अपने दफ्तर में मौजूद हैं। अब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या आज उनका आखिरी दिन है, इक़्तिदार का आखिरी दिन है, यही शायद वो सोच रहे होंगे। बहरहाल अब जो है फैसले का वक्त आ गया है। जैसा कि स्पीकर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज चाहे कितना भी वक्त क्यों न हो, आज ही फैसला होना चाहिए। चाहे कितना भी वक्त आप लें, लेकिन फैसला आज ही करें, कल तक के लिए मैं टालने के लिए तैयार नहीं हूं। स्पीकर रमेश कुमार ने यह बात कही है और अब देखना यह है कि क्या वज़ीर आला HD कुमारस्वामी तहरीक एतमाद का सामना किए बगैर ही अपनी विदाई खिताब करेंगे और इस्तीफा देंगे। क्या ये सवाल उठ रहा है, या फिर अक्सरियत साबित करने के लिए स्पीकर रमेश कुमार से गुजारिश करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये हुकूमत जो है गिरने वाली है, कांग्रेस और JDS की हुकूमत गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिक फिगर इस वक्त का आज का जो मुकर्रर किया गया है वो 103 का है, जबकि कांग्रेस और JDS के पास 99 की अरकान असेंबली हैं, जबकि बीजेपी के पास 105 MLAs मौजूद हैं। तो लिहाजा आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस और JDS की हुकूमत गिरने वाली है। लेकिन वज़ीर आला HD कुमारस्वामी अपनी कुर्सी को, इक़्तिदार की रस्सी को आसानी से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये हंगामा जो है इस वक्त जारी है। रियासत से कुमारस्वामी हर कोशिश कर चुके हैं, और लेकिन अब जो है कोalition हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है और BJP ही फायदे में दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में इसी माह की 27 तारीख से होने वाली साउथ इंडिया NGO कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 4 मारूफ समाजी कारकुनों को सोशल हीरो अवार्ड से नवाजा जाएगा। कोलकाता की उम्मीद तंजीम के वली रहमानी, लखनऊ की समीना बानो, केरला की सफिया
हनीफ मैसूर के अयूब अहमद को सोशल हीरो अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। बेंगलुरु की सिग्मा फाउंडेशन और लीड ट्रस्ट गुज़िश्ता 8 सालों से एनजीओज की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुंबई की लंगर रसूल, हरियाणा की तरक्की फाउंडेशन और हैदराबाद की सफा बैतुल माल तंजीम को मॉडल एनजीओ अवार्ड पेश किया जाएगा। 4 ऐसे लोगों को हमने चुना है जो सोशल हीरोज़ हम मानते हैं, और उनमें से पहला है वली रहमानी, जो फेमस यूट्यूबर हैं और ये जो है एक डे केयर सेंटर चलाते हैं ऑर्फन्स के लिए कोलकाता में। दूसरे हैं सिफिया हनीफ, ये एक विडो हैं और इन्होंने तकरीबन कई 100 लोगों को, विडोज़ को स्पेशली उन्होंने हेल्प किया है पिछले 10 सालों में, जब ये विडो थी, और उसके बाद जो है अब तक इन्होंने हेल्प किया है। तीसरा है समीना बानू, ये IIM बैंगलोर से पास आउट किए हुए हैं, अशोका फेलो हैं। इन्होंने राइट टू एजुकेशन पर काफ़ी काम किया है लखनऊ में, और तकरीबन 1,40,000 बच्चों को इन्होंने राइट टू एजुकेशन के तहत जो है हेल्प किया है एजुकेशन के लिए। और आखिर में जो है अयूब मियाँ साहब, जो मैसूर के हैं, जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ को जो है वो बरी करते हैं, उनको सेटल करते हैं, उनको भी हम अवार्ड दे रहे हैं। कि अब ये जो आते हैं, जितने भी NGOs मोटिवेट होते हैं और काम करते हैं, अलग अलग तबके के लोगों को इसका बेनिफिट, ताकि ये कंट्री का डेवलपमेंट में और लोगों के जितने जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने में भरपूर कोशिश कर सकते हैं सही तरह से। कर्नाटक के रायचूर का वक्फ चैरिटेबल मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल शहर का काफ़ी पुराना अस्पताल है। ये इस अस्पताल शहर की सराफा बाजार जामे मस्जिद के तहत चलाया जाता है। वक्फ हॉस्पिटल से शहर के गरीब खानदानों को कम खर्च में मजीद मयारी तिबी खिदमात फराहम करने के लिए मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर और जिला वक्फ मशावरती कमेटी की जानिब से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। पेश रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर का वक्फ चैरिटेबल एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल 80 की दहाई में कायम किया गया था। शहर के गरीब खानदानों को कम खर्च पर तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से वक्फ अस्पताल का कयाम अमल में लाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुख्तलिफ वजूहात के सबब अस्पताल की सरगर्मियां ठप थीं। हाल ही में मुकर्रर किए जाने वाले जामा मस्जिद के नए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूसुफ ने अस्पताल में तब्दीलियां लाने का फैसला किया। मोहम्मद यूसुफ ने सबसे पहले अस्पताल के तज़यीन नौ के कामों का आगाज किया और गरीब खानदानों को बेहतर सहूलत देने के मकसद से शहर के डॉक्टरों से बातचीत की। मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि जामा मस्जिद की आमदनी का 30% हिस्सा अस्पताल के लिए खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि BPL कार्ड रखने वाले खानदानों को कम से कम खर्च पर मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मिल्लत डॉक्टर्स ट्रस्ट के नाम से शहर के डॉक्टरों की एक टीम आगे आई है। इंशाल्लाह रिनोवेशन हुए के बाद हमें OPD स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का काम होते हैं, हमें इनपेशेंट डिपार्टमेंट भी वहाँ चालू करने का है, और जो भी ज़रूरियात है हॉस्पिटल को वो पूरे ज़रूरियात पूरे करने की कोशिश तो जारी है। मोहम्मद यूसुफ ने मजीद बताया कि वक्फ अस्पताल को डॉक्टरों की टीम के हवाले करने के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड से भी रजामंदी हासिल कर ली गई है। उन्होंने बताया कि वक्फ चैरिटेबल अस्पताल को मरकजी व रियासती हुकूमत के स्कीमात से जोड़ने का भी मंसूबा है, जिनमें आयुष्मान भारत और आरोग्य कर्नाटक शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। जिला गुलबर्गा के लिए मंजूर शुदा सरकारी हज हाउस गुज़िश्ता 5 वर्षों से इल्तवा का शिकार है। हज हाउस के लिए सरकारी जमीन अलॉटमेंट के बाद उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन हज फिलहाल हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज के लिए रवाना होते हैं। हैदराबाद के हज हाउस में ही इनके इमिग्रेशन और दीगर कागजी और कानूनी कार्रवाई को तकमील को पहुंचाया जाता है, जिसके लिए इन आज़मीन को 2 दिन कबल हैदराबाद हज हाउस में रिपोर्टिंग करनी होती है, जिसकी वजह से आज़मीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज़मीन की इस तकलीफ के तदारुक के लिए हैदराबाद कर्नाटक के हेडक्वार्टर गुलबर्गा में हज हाउस मंसूबा तैयार किया गया था। ताहम अभी तक यह हज हाउस कागजात की ही धूल चाट रहा है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, कुछ क़यादत के कुछ तब्दीली हुई। अब चूंकि काम करने के लिए लोग तैयार हैं, हज हाउस की बेइंतहा सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है, तो हज हाउस का क़याम का मुतालिबा रहा है और उसके लिए जगह वगैरह भी हो गई है। तो हज कमेटी को चाहिए, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन, अहदेदारान, मेंबरान को चाहिए कि वो हज हाउस बनाने में पेश रफ्त करें।
शहर के मज़ाफ़ात में हज हाउस की तामीर के लिए 5 एकड़ सरकारी जमीन अलॉट होकर भी एक अरसा हो चुका है। हल्का असेंबली गुलबर्गा शुमाल की MLA बेगम कमरुल इस्लाम ने इस ज़िम्न में वज़ीर हज ज़मीर अहमद खान से गुलबर्गा हज हाउस की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर करने की तजवीज़ भी रखी है। इसके बावजूद इस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। किस तरह से हम उसको करना है, उसको एक प्लानिंग बना के यहाँ मीटिंग करके यहाँ के लोगों के सामने लाके स्पॉट पे जाके हम सब मिलके कमेटी के लोग, रोशन बेग साहब हैं, अगर हमारे हज मिनिस्टर हैं, सबको लेके हम जा सकते हैं वहां पे, देख के उसके आगे के लिए काम तो शुरुआत करने का ये कोशिश हम करेंगे। मेरी जब बात हुई थी तो खमरुल इस्लाम साहब की मौजूदगी में तो आदित्य बिस्वास साहब ने 5 करोड़ रुपए जो है ना दे सकते हैं, ऐसी उन्होंने बात की थी। फिर वहाँ उसके बाद आपने देखा कि खमरुल इस्लाम साहब को वज़ारत से अलहदा किया गया, फिर मेरा भी टर्म ख़त्म हो गया तो वो भी ट्रांसफ़र होके चले गए। उसके बाद वो मामला जो का तो रह गया। जिला गुलबर्गा हैदराबाद कर्नाटक का रीजनल हेडक्वार्टर है, जिसके तहत शुमाली कर्नाटक के 6 अजला आते हैं। इन 6 अजला में मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है। इस मुनासिबत से रियासत कर्नाटक के दूसरे इलाकों की बनिस्बत हैदराबाद कर्नाटक से हज को जाने वाले आज़मीन की तादाद भी ज्यादा है। इस लिहाज से हुकूमतों को इस मसले पर गौर करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।